नमस्कार दोस्तों, विजेता ग्लोबल स्टडीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए, आज जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, जिसमें मैथ का आज जो पेपर हुआ है, आज इस क्लास में हम लोग जो भी मैथ के पेपर में आज के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ इस क्लास में पूरा एनालिसिस करेंगे, विस्तृत हल करेंगे। ठीक है, मतलब एक से लेके जो भी 18 नंबर का क्वेश्चन आया था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाला हो या अति लघुत्तरी हो या लघुत्तरी हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे आज इस क्लास में। थोड़ा सा टाइम के अभाव में क्वेश्चन पेपर, जैसे अभी कुछ बच्चों ने हमको सेंड किया है व्हाट्सएप पे, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सर थोड़ा सा इसको एक बार सॉल्व कर दीजिए, जिससे हमको मिलाने में आसानी हो जाएगी। तो इस वजह से टाइम के अभाव में पेपर हम टाइप नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस पेपर को जो आप लोगों के पास पेपर है, तो आप सभी लोग अपना पेपर ओपन करके अपने सामने रखिएगा और मिलाते हुए चलिएगा। वैसे आप लोगों को यहाँ पेपर दिखा देते हैं जो आज का पेपर आया हुआ था। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का जो गणित का पेपर है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है क्या, एक कार 1 लीटर में x-5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो x-5 लीटर में कार कितनी दूरी तय करेगी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर है तथा ऊंचाई 4 मीटर है, उस कमरे में हवा का आयतन कितना होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चौथा है, 32 और 56 का एलसीएम कितना होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये जो पेपर है आज का, जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, इसको हम लोग पूरा हल करेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा इसका पार्ट है, उसको भी देखिए। यहाँ पे है, थोड़ा सा टाइम के अभाव में इसको हम सही से स्कैन नहीं हो पाया। अभी डायरेक्ट जो व्हाट्सएप आया था उसी से आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये इस प्रकार जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करके विस्तृत एनालिसिस करेंगे, इसका पूरा हल करेंगे। ठीक है, और आप लोग मिलाते हुए चलिएगा, और आशा करते हैं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर आप लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन ठीक था। तो सबका पेपर, ईश्वर से यही प्रार्थना करते सबका अच्छा पेपर गया होगा और अच्छा नंबर से आप लोग पास हुए। तो आइए, टाइम का ध्यान रखते हुए हम लोग डायरेक्ट जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो आज का पेपर हुआ है वही सेम पेपर है, व्हाट्सएप में आया हुआ है। तो टाइप ना होने की वजह से, नहीं तो हम टाइप करके इसको पूरा क्वेश्चन के नीचे सॉल्व करके दिखाते। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे, और आप लोगों के पास प्रश्न पत्र होगा, उससे आप लोग मिला लीजिएगा और उत्तर भी मिलाते चलिएगा आप लोग। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में, जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में x-5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, x-5 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी जाएगी। ठीक, पेट्रोल में कितना दूरी जाएगी। तो क्या होगा, इस प्रकार का प्रश्न आप लोग बहुत सारा किए होंगे। एक एक नियम का प्रश्न, एक एक नियम का प्रश्न है। तो इसमें क्या होगा, तो x-5 इंटू माइनस x-5, दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। x-5 इंटू x-5, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, x-5 का होल स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता फॉर्मूला। अब यहाँ ए की जगह पे x है, बी की जगह पे क्या है 5 है, बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 2 इंटू माइनस 2 इंटू 5 10 हो जाएगा और x, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो आइए देखते हैं हमारा पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका सही उत्तर किस ऑप्शन में दिया है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा जो ऑप्शन है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, तो सही है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या कर रहा है, दूसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, माइनस 10x। इस प्रकार जो उत्तर नंबर 2 होगा, दूसरा ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, एक्यूरेट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, राइट हो जाएगा। अब आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 32 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर, क्या दिया है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। ठीक, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 32 वर्ग मीटर। अब क्या कह रहा है, ऊंचाई कितना है इसका, ऊंचाई है 4 मीटर। ठीक, ऊंचाई है 4 मीटर। तब कह रहा है क्या, उस कमरे में हवा का आयतन, पूछ क्या रहा है, कमरे में हवा का आयतन। ठीक, तो आप लोग पढ़े होंगे, कोई भी कमरा जैसे कैसा होता है, घनाभाकार होता है या घनाकार होगा, तो जो कमरे में हवा होगा वो किसके बराबर हो, जो कमरे का आयतन होगा वही क्या होगा, उस कमरे में भरे हुए हवा का आयतन हो जाएगा, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। तो यहां देखिए, अब 32 वर्ग मीटर क्या है, फर्श का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक ठीक, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है, 32 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है हमारा। ठीक, अब ऊंचाई कितना है, 4 मीटर, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जो क्षेत्रफल सीधा सीधा दे दिया ना 32 वर्ग मीटर, उसका मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसके जगह हम लोग रख देंगे क्या, 32 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 4 मीटर। ठीक, तो जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 128, क्या देखिए यहाँ पे आयतन है, आयतन किसमें होगा, हमेशा घन मीटर में होता है। ठीक है, घन मीटर या मीटर क्यूब इसको हम लोग लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है और आयतन हमेशा घन मीटर में लिखा जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, 128 घन मीटर। आप लोग मिला लीजिएगा। आप देखिए किस ऑप्शन में सही उत्तर दिया है। अब जैसे पहला जो ऑप्शन है क्या कर रहा है, 38 घन मीटर, ये तो गलत है क्योंकि हमारा उत्तर है 128 घन मीटर। दूसरा ऑप्शन है क्या, 128 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वर्ग मीटर किसका होता है, तो क्षेत्रफल का, आयतन का हमेशा घन मीटर में उत्तर होता है। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा क्या है, 36 घन मीटर, तो साफ साफ गलत है। लास्ट ऑप्शन चौथा क्या है, 128 घन मीटर। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग तीसरा वस्तुनिष्ठ का तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीसरा जो प्रश्न है क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यहां लिख दीजिए हिंदी में, भुजा का वर्ग। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, भुजा की जगह पे क्या है, x सेंटीमीटर है, तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ रख देंगे 3/4, भुजा की जगह पे क्या हो जाएगा, x²। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। अब ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, x² रूट में 3/4। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, दूसरा हम दिया है क्या, x रूट में 3/4, जो कि गलत है। मतलब हमारा होगा क्या, x² रूट 3/4, इस प्रकार दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा क्या, रूट में 3x²/4, ये भी सही नहीं है। चौथा भी सही नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी दिया हुआ है, और ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एलसीएम, एचसीएफ, ये सब बहुत पहले ही कक्षा 5, 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे आप लोग। तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 32 व 56 का एलसीएम। अब ये प्रश्न तो सबका सही हुआ होगा लगभग। ठीक, ऐसे आइए इसको सॉल्व भी कर लिया जाता है, इसे आप सब लोग समझदार हैं। तो 32 और 56 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। क्या होगा, तो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे, तो जिससे दोनों में चला जाए भाग, तो ये हो जाएगा क्या, 16 दूना 32 और 28 दूना 56। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 8 16, 14 दूना 28, फिर 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 सते 14। अब क्या होगा, ये 4 से एक बार में, तो फिर 7 से। तो इस प्रकार जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3 गुणे 4 गुणे 7। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, चौको 32 सते 32 सते 32 सते, 7 दूना 14, 4 3 7 त्रिक 21 22। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 224। इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा 224 एलसीएम। 32 और 56 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 224। अब ऑप्शन नंबर देख लिया जाए किसमें सही उत्तर दिया है। तो पहला में दिया है क्या, 288, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा भी 220, ये भी गलत है। तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है, तो 224। 224 इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देख लेते हैं। तो खैर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं में पूर्णांक होगा। ठीक, अब पहला ऑप्शन दे रहा है 214, दूसरा 0, तीसरा -18 और चौथा में क्या कर रहा है, उपयुक्त सभी। तो पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या या सम संख्या या प्राकृतिक संख्या आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक 0 के साथ संख्याएं होती हैं, वो सारी क्या है, पूर्णांक संख्या होगी। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग अति लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 6। ये भी कोई खास नहीं, जैसे इसमें क्या करा, 3 तथा 5 के गुणनफल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो 3 5 का गुणनफल निकाल लीजिए, कितना हो गया, 15 15 को रेखा पर प्रदर्शित कर दीजिए। तो आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका 6वां आप लोग सब लोग किए होंगे, 7वां देख लीजिए, 7वां मिला लीजिएगा। क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम सेव का मूल्य, क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम सेव का मूल्य, 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना है, तो x² माइनस xy प्लस y²।
क्या रुपए में है, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत ही बुरा स्थिति होने वाला है अभी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बोला है न्यूज में आके कि भाई देख रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, डीजल पेट्रोल और गैस को लेके किस तरह की मारामारी है, हर जगह भीड़, तेल नहीं मिल पा रहा लोगों को। और अभी प्रधानमंत्री जी ने बोल भी दिया है भाई कम से कम आप लोग इस तेल का या सोना चांदी जो भी खरीद रहे हैं उस पर थोड़ा सा उसको जरूरत हो तभी वो करिए। और वर्क फ्रॉम होम का भी उन्होंने जारी कर दिया है कि बहुत जरूरत ना हो तो बाहर ना जाएं आप लोग, और काम भी कंपनियों पे भी वो एक रूल बना रहे हैं लोग जिसमें वर्क फ्रॉम होम हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिससे क्या हो तेल का जो मिसयूज हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि देखिए अभी युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से तेल, क्योंकि अपने देश में तो होता नहीं है, बाहर से आता है, उसका रेट दिन पर दिन अभी क्या होगा, अभी फिर बढ़ेगा रेट का, लगभग यही तो समझ में आ रहा है। तो आइए खैर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, हम लोग देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर रुपया। अब क्या कह रहा है, तो एक्स प्लस वाई किलोग्राम सेव का मूल्य ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई किलोग्राम सेव का मूल्य। तो क्या होगा, जब 1 किलोग्राम, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जब 1 किलोग्राम का मूल्य इतना है तो एक्स प्लस वाई का क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई जब करते हैं हम लोग तो क्या नियम, बीजगणितीय व्यंजकों में जब गुणा किया जाता है तो क्या ध्यान रखा जाता है, पहले सबसे पहले प्रथम पद को उठाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो भी रहेगा जितनी पद सब में क्रमशः गुणा करते हुए यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहला पद क्या है, एक्स है, इसको लेते हैं हम। अब इससे इसमें गुणा हो जाएगा पहले, ठीक। तो जब एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। फिर इससे इस वाले पद में होगा, ठीक। और साइन का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। अब एक्स से माइनस एक्स वाई में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक, एक्स स्क्वायर वाई। और फिर क्या करेंगे, एक्स से लास्ट वाले पद में गुणा करेंगे, ठीक। अब एक्स से जब वाई प्लस वाई स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। अब दूसरे पद को लेंगे, वाई से सेम इसी प्रकार पहले इसमें गुणा करेंगे, तो वाई का जब एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। फिर वाई का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस है माइनस तो माइनस हो जाएगा, और वाई का एक्स वाई में गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। फिर इसी प्रकार वाई का जो है लास्ट में गुणा कर देंगे इसमें, ठीक। तो वाई का जब वाई स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं क्या किसमें से कुछ कटने वाला है क्या, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ क्या है प्लस एक्स स्क्वायर वाई, मतलब ये क्या है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, ये दोनों कट जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ क्या है एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ क्या है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी क्या होगा कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा, यहाँ बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई किलोग्राम सेव का मूल्य हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग अपना उत्तर मिला लीजिएगा और आशा करते हैं आप सभी का उत्तर सही आया होगा। भगवान करे आप लोग बहुत अच्छे नंबर से सेमेस्टर में पास हो, सबका अच्छा नंबर आए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो अति लघु तरीका उसका देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज की समरूपता की 2 शर्तें लिखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज के समरूपता के 2 शर्तें या 2 नियम, ठीक। त्रिभुज के समरूपता के 2 शर्तें या 2 नियम। तो देखिए आप लोग हिंदी संधि विच्छेद पढ़े होंगे, समरूपता क्या कह रहा है, समरूपता मतलब
जो रूप में समान हो, मतलब जिसका आकार समान ना हो, रूप में केवल समान हो, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या उसकी भुजाओं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखने में दोनों कैसा हो, एक समान दिखाई दें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समरूपता, मतलब समान दिखाई दे रहा, समान रूप का है। ठीक है, तो समरूपता का मतलब क्या होगा, समान रूप का। त्रिभुज के समरूपता का नियम, तो यहाँ पे देखिए हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज के समरूपता का 3 नियम होता है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन में 2 ही पूछा हुआ है। अब पहला नियम क्या होता है, भुजा भुजा भुजा, अभी हम लोग इसको समझ लेंगे, इसको भी, भुजा भुजा भुजा, ये पहला नियम हो गया। दूसरा होता है क्या, भुजा कोण भुजा। ठीक, तीसरा होता है हमारा कोण भुजा कोण। ठीक, ये हमारे समरूपता के 3 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है, भुजा भुजा भुजा। समरूपता का मतलब क्या है, जिसकी मतलब ये नहीं कि समान लंबाई चौड़ाई का होगा, नहीं, बस देखने में जो समान हो। तो ऐसा दो त्रिभुज, त्रिभुज की समरूपता पूछ रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा दो त्रिभुज, दो देखने में समान दिखाई दे। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है PQR, मतलब ये दोनों क्या है, देखने में समान है, लेकिन यहाँ पर लोग देख सकते हैं दोनों त्रिभुज की भुजाओं में काफी असमानता है, मतलब बराबर नहीं है। तो जो त्रिभुज का जो पहला नियम है समरूपता का, भुजा भुजा भुजा, मतलब जो दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। भुजाएं नहीं बराबर होंगी, भुजाओं का, जो दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। तो भुजा 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 का मतलब क्या हो गया, जो पहला नियम हमारा है भुजा भुजा भुजा, मतलब AB बटे PQ, मतलब इस भुजा का, मतलब पहले वाले त्रिभुज का AB भुजा बटे PQ, मतलब ये दोनों भुजाएं का अनुपात जो होगा AB बटे PQ बराबर होगा किसके, AC बटे PQ के, AC बटे PQ के। ठीक है, बराबर किसके होगा, BC बटे QR के, BC बटे QR के। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मतलब AB बटे PQ, मतलब इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात जो है बराबर किसके है, इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात के बराबर, बराबर किसके है, इस BC के अनुपात और QR के अनुपात के। मतलब इन दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, आप भुजाओं का जो अनुपात है ये आपस में बराबर होगा, तो ये हमारा क्या होगा, पहला नियम। अब दूसरा नियम जो कह रहा है भुजा कोण भुजा, इसका मतलब क्या है, किसी भी दो त्रिभुज, जो दो त्रिभुज हैं, इनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो। आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अब यहाँ फिगर में हम लोग थोड़ा सा, दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा ले सकते हैं हम लोग। ठीक, कोई दो भुजा ले सकते हैं हम लोग। जैसे अब इन दोनों त्रिभुज में हम AB बटे, लिखेंगे क्या, AB बटे PQ। ठीक, एक Q है, AB बटे PQ का जो अनुपात है बराबर किसके है, BC बटे QR। ठीक ठीक, मतलब किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो AB बटे PQ बराबर किसके है, BC बटे QR। ठीक, और कोई दो कोण हो, तो मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं इन दोनों के बीच का कोण, तो कोण B बराबर है किसके, कोण Q के। ठीक, तो इस प्रकार क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, या तो इन तीनों भुजाओं में, मतलब इस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर हो तीनों, तब समरूप होगा, या दो भुजा और एक कोण बराबर हो, मतलब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, एक कोण बराबर, तब समरूप होगा। या कोण, या तो दो कोण, मान लीजिए दो कोण ले लीजिए, कोई एक भुजा ले लीजिए, इसको ले लीजिए मान लीजिए केवल। ठीक, मतलब AB बटे PQ,
का जो अनुपात है बराबर हो और दो कोण बराबर हो, ठीक, मतलब कोण बी बराबर कोण की के कोण ये हो गया, ठीक, इस प्रकार समरूप होगा। तो दो ही पूछा था, तो एक ये वाला हो जाएगा भुजा 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 के द्वारा और दूसरा हो जाएगा भुजा कोण भुजा के द्वारा, ठीक। अब आइए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अति लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वर्ग अंतराल 25 से 30 की उच्च सीमा एवं मध्य बिंदु ज्ञात करिए, ठीक है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग अंतराल 25 से 30 की उच्च सीमा, 25 से जो वर्ग अंतराल है 25 से 30, इसकी उच्च सीमा एक ज्ञात करना हमको। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? उच्च सीमा, और दूसरा क्या पूछ रहा है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होगा? ये दो चीजें हमको ज्ञात करना है, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया है 25 से 30, इसकी उच्च सीमा और मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अब जैसे यहाँ पे दिया है वर्ग अंतराल 25 से 30, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं, अगर हम आपसे पूछें इसमें निम्न सीमा कौन सी है, तो आप लोग देख सकते हैं निम्न सीमा का मतलब जो सबसे कम वाला है। तो निम्न सीमा क्या है? 25। ये हमारा क्या हो जाएगा? निम्न सीमा। ये क्या हो जाएगा हमारा? निम्न सीमा। इसी प्रकार अगर उच्च सीमा पूछा जाए तो जो मैक्सिमम नंबर होगा, तो क्या है यहाँ पे? 30 है, तो 30 क्या हो जाएगा हमारा? उच्च सीमा, ठीक ठीक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? उच्च सीमा। इस प्रकार जो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उच्च सीमा 30। और मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का क्या फार्मूला है? मध्य बिंदु निकालने का क्या फार्मूला है? तो इसका फार्मूला है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो निम्न सीमा क्या है? 25 है, यहां देख सकते हैं आप लोग 25। उच्च सीमा क्या है? 30 है, बटे 2। तो 25 30 55, 55 बटे 2 कितना होगा? लगभग 27.5, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु, जो प्रश्न में पूछा था। तो इस प्रकार मध्य बिंदु हो जाएगा हमारा 27.5, ठीक है ठीक है। अब हम लोग आइए आज का जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जो अति लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? परिमेय संख्याओं 2/7, परिमेय संख्या 2/7 एवं 4/5 के बीच में, 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, ठीक। एक परिमेय मतलब कोई भी एक परिमेय संख्या बताइए, क्या बताइए, ठीक। मतलब परिमेय संख्या 2/7 एवं 4/5 के बीच की कोई भी एक परिमेय संख्या बताइए। ऐसे तो हम लोग इन सबके मध्य जितने भी परिमेय संख्या है सबको निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जब भी हम लोग भिन्न का प्रश्न हल किए थे, जैसे कौन सी बड़ी भिन्न है या कौन सी छोटी भिन्न है, या प्लस करते समय भिन्नों को, उसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? ये देखते हैं कि भिन्न का हर क्या समान है क्या। तो यहाँ देख सकते हैं इस भिन्न का हर क्या है? 7 है, इसका क्या है? 5 है। तो यहाँ सीधा सीधा देख रहे हैं हम लोग कि दोनों भिन्न का हर क्या है? असमान है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? समान करते थे। और समान करने का नियम क्या है? तो सर्वप्रथम जो हर है उसका एलसीएम लेते थे हम लोग, करते थे ना। सेम इसी प्रकार यहाँ पे सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग? 7 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। 7 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 35। अब 2/7 को हम लोग इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ एलसीएम रखेंगे जो 35 आया। अब हम लोग क्या करते थे? 7 से 35 में भाग देंगे, तो 7 से 35 में भाग देंगे कितना बार में जाएगा? 5 बार में। तो 5 से क्या करेंगे? अंश में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या? पहला जो था 2/7, ये हो जाएगा हमारा 10/35। इसी प्रकार जो दूसरा भिन्न है 4/5, इसको भी इसी रूप में लिखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 35। 5 से 35 में भाग देंगे कितना आएगा? 7। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 7, 7 से अंश में गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? 28/35।
35। अब जो दो परिमेय संख्या हो गई हमारी 10/35 और 28/35। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं इसका भी हर 35 और इसका, मतलब दोनों भिन्नों का हर अब क्या हो गया, समान हो गया। अब आसानी से निकाल सकते हैं ना इनके बीच की परिमेय संख्याएं। अब देखिए मतलब 10/35 से बड़ा और 28/35 से छोटा जितनी भी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्या, वो सारी क्या होंगी, इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो कोई भी एक लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ कोई जरूरी नहीं है, कोई भी एक हो सकता है क्योंकि उत्तर में केवल एक संख्या, प्रश्न में एक ही संख्या पूछा है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए 10 से बड़ा 11/35, ये कहां तक जाएगा, 12/35। ठीक, इसी प्रकार 13/35, 14/35, ये कहां तक जाएगा, ऐसे 27/35, क्योंकि लास्ट क्या है, इसके बाद से 28 हो जाएगा। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, और इसके बीच में जो भी संख्या है, और 27/35, ये सारे संख्याएं क्या है हमारी, सही है। कोई भी एक उत्तर में आप लोग लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा था, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या, कोई एक परिमेय संख्या, कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, समीकरण 3x - 7 बराबर 17 - x को हल करिए। ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन किए होंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, अब यहाँ देखिए सब समान पदों को एक पास कर लेंगे, तो यहाँ क्या है 3x, x वाले को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस, और इधर माइनस है तो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, 17 + 7 तो हो जाएगा 4x बराबर 24। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 24/4 बराबर 6, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन मतलब अच्छा था, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं लघुत्तरी का, जो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं लघुत्तरी का, जो क्वेश्चन नंबर है 12। अब यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है लघुत्तरी का, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेके बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो सर्वप्रथम क्या किया है, यहाँ पे दिया है, आंकड़ा दिया है, तो उस आंकड़े को हम लोग लिख लेते हैं समझने के लिए यहाँ पे। ठीक, जैसे क्या दिया है, 3, 8, 24, 16, 19, 9, 7, 2, 12, 13। ठीक, फिर 11, 23, 24, 14, 23 के बाद क्या है 14, 18, 12, 19 से ध्यान रखिएगा, 14, 21, 11, 6। ठीक, एक बार और मिला लिया जाए, 3, 8, 24, 16, 19, 9, 7, 2, 12, 13, 11, 23, 14, 18, 12, 19, 14, 21, 11, 16। ठीक है, अब ये क्या दिया है, जो आंकड़ा दिया है, अब इसका हमको क्या बनाना है, 5 का वर्ग अंतराल लेके बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। ठीक, तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो सर्वप्रथम तो हम लोग लिखते हैं कि आरोही क्रम में इसको लिख देते हैं, जिससे हमको देखने में इजी हो, बारंबारता इसका निकालने में इजी हो संख्याओं का। ठीक है, बारंबारता का मतलब क्या होता है, संख्याओं का रिपीटेशन कितनी बार आ रही है, बस वही लिख देना है। तो इस प्रकार से सारणी बनेगा, सारणी बनाना हमको वर्ग अंतराल और बारंबारता का। ठीक, इधर लिखेंगे क्या, वर्ग अंतराल,
यहाँ हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोग आरोही क्रम में लिख के वो किए होंगे वर्ग अंतराल और ये बारंबारता इधर। ठीक, अब देखिए, अब वर्ग अंतराल कहां से कहां तक लेना है, तो 5-5 का वर्ग अंतराल लेना है। अब देखिए जब आरोही क्रम में लिखेंगे आप तो अब आपको पता चल जाएगा मिनिमम जो कौन सा नंबर है और मैक्सिमम कौन सा नंबर है। तो ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं जो मिनिमम नंबर है यहाँ पे 2 है, ठीक, और मैक्सिमम नंबर जो है हमारा कौन सा है, 24 है ना, 24, यहाँ 24 है, 24 है। ठीक, तो इस प्रकार जो वर्ग अंतराल बनाएंगे 0 से शुरू करेंगे, 0 से 5, 5 से 10, इस प्रकार कहां तक, 25 तक। 25 तक जब बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, जब भी वर्ग अंतराल बनाते हैं तो जो मैक्सिमम नंबर होता है ऐसा वर्ग अंतराल लेंगे कि उसके अंदर वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, 0 से 5, पहला वर्ग अंतराल हो जाएगा 0 से 5, फिर 5 से 10 या 6 से 10 भी लिख सकते हैं, फिर 10 से 15, 15 से 20, फिर 20 से 25, अब यहाँ तक, ठीक, 25 तक लेंगे। अब देखिए 0 से 5, अब यहाँ इसमें देखेंगे 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, बस उसी को उतना हम लिख देंगे, उतना नंबर कितनी बार आ रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 से 3, 0 से 5 के बीच में, तो यहाँ एक संख्या ये वाली हो जाएगी 3, मतलब 0 से बड़ी और 3 से सॉरी 5 से छोटी 3, दूसरा हो जाएगा 2, फिर इधर बाकी सारी 5 से बड़ी हैं संख्याएं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2। तो 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, केवल 2 हैं। ठीक है, वही हमारा क्या है, बारंबारता हो जाएगा 2। फिर 5 से 10 के बीच में, अब 5 से 10 के बीच में देख लेते हैं हम लोग, मतलब 5 से बड़ी और 10 के बराबर तक, तो 5 से बड़ी 8 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, टोटल कितनी संख्या है, तो 4। यही हमारा क्या हो गया, बारंबारता। समझ में आ रहा है ना। अब देखेंगे हम लोग 10 से 15 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 10 से 15 के बीच में कौन कौन सी है, 10 से बड़ी और 15 के बीच तक, तो 10 से बड़ी एक ये हो जाएगा हमारा 12, और 15 के बीच में लेना है तो 12 13, इधर 11 14, फिर 12 14 और 11। ठीक, अब काउंट कर लीजिए कितना है, और कोई तो आएगा नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सही है ना, 5 6 7। ठीक है, तो 10 से 15 के बीच में कितनी हो जाएंगी, 7। इसी प्रकार 15 से 20 के बीच में, मतलब 15 से बड़ी और 20 के बराबर। ठीक है, 15 से बड़ी एक तो हमारा हो जाएगा 16, और 20 तक लेना है तो 19, और क्या बच रहा है 20 तक 18 19, ठीक है 21 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो कितना हो गया, काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, तो ये 4, मतलब बस रिपीटेशन देखें कितनी बार जो संख्याएं आ रही है बस वही लिखना हम लोगों को। अब लास्ट है 20 से 25, 20 से 25 में जो छूट गया उसको देखिए, तो एक हो जाएगा 24 इधर ऊपर, बाकी तो हो गया, फिर इधर 23 और 21। ठीक, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 3। ठीक है, तो ये वर्ग अंतराल हमारा ये हो जाएगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और ये 25 तक हो जाएगा। फिर बारंबारता इधर हम लोग लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, बारंबारता सारणी। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक हौज की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर 2 मीटर तथा 2 मीटर है। सॉरी, एक हौज की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर है।
यदि हौज में 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है तो ज्ञात कीजिए कि हौज में कितने लीटर पानी भरा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या डायमेंशन क्या दिया हौज का, मीटर में, पूछ रहा है क्या लीटर में कितना पानी भरा है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले जो लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 13 है, तो हम लोग इसको एक फिगर के द्वारा समझेंगे। ठीक है, जैसे हौज, हौज क्या होता है भाई, आप लोग टंकी देखे ना पानी का, या तो गोलाकार होगा या तो लगभग जो हौज आयताकार होता है, जो पानी का जो टंकी बना होता है, हौज जो होता है यहाँ पे आयताकार है, क्योंकि इसका डायमेंशन दिया हुआ है आयताकार। जैसे भाई आयताकार जो होगा या घनाभाकार होगा, उसी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न होगा। अगर घनाकार होगा वो तो क्या होगा, बराबर होगा, सारी डायमेंशंस क्या होगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, मतलब घनाभाकार है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अब इसका जो हौज का लंबाई, लंबाई कितना दिया है, तो 4 मीटर। ठीक, चौड़ाई कितना दिया है, 2 मीटर, और ऊंचाई 2 मीटर दिया है। ठीक, मतलब ये हौज का जो ऊंचाई है ये कितना है, 2 मीटर। हौज का जो ऊंचाई है वो 2 मीटर है। लेकिन क्या कह रहा है, हौज, यदि हौज में 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, मान के चलिए ये जो ऊंचाई है इसकी, ये पानी भरा है, ये हौज में पानी भरा है, ये जो ऊंचाई है, ये वाली हाइट है वो कितनी है, तो 1.5 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए हौज में कितना लीटर पानी भरा है। अब इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए थे ना कि कमरे में हवा का आयतन बताइए, उसी प्रकार हवा या पानी का जो आयतन होता है ना, जैसे जो कमरे का आयतन होगा वही उस हवा, उसमें भरे हुए हवा का आयतन होगा। या जैसे मान लीजिए पानी किसी आप टब में या बाल्टी या बकेट में रखेंगे, तो उस बकेट का जो आयतन होगा वही क्या होगा, उस पानी का भी आयतन सेम होगा। तो यहाँ वही चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ एक चीज ये ध्यान रखनी है, ये हौज का जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है, 2 मीटर, लेकिन जो पानी भरा है हौज में वो कितना मीटर तक ऊंचाई तक है, तो 1.5 मीटर है। तो जो हमारा आयतन होगा ना, ऊंचाई हम इसी को लेंगे, इसको 2 मीटर वाले को नहीं लेंगे। ये चीज ध्यान देना है, कंफ्यूज करने के लिए बस प्रश्न में दे दिया है। तो अब जब हौज का आयतन हम लोग पहले, जैसे देखिए जो पानी का आयतन होगा, पानी का आयतन जो होगा, पानी का आयतन बराबर किसके होगा, तो हौज के आयतन के बराबर, हौज के आयतन के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि हौज में ही तो पानी है, तो पानी क्या है, लिक्विड रूप में है, जिस रूप में रखा, जिसमें रखा जाएगा उसी का आकार ले लेगा। तो हौज जो पानी है, हौज का जो आयतन होगा उसी के बराबर। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है, तो हौज में भरे हुए पानी का आयतन हम, लेकिन यहाँ हौज का देखिए आयतन है निकालेंगे, लेकिन जो ऊंचाई है 2 मीटर नहीं रखेंगे, वो हम 1.5 मीटर रखेंगे, क्योंकि हमको बस इतना ही से मतलब है, इतना ही से, यही ऊंचाई से, इससे मतलब नहीं है। ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो हम क्या निकालेंगे, हौज में भरे पानी का आयतन। ठीक है, अब हौज में भरे पानी का आयतन, हौज में भरे पानी का आयतन, तो पानी तो इतना ही 1.5 मीटर ऊंचाई तक भरा है। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है, यहाँ देख सकते हैं 4 मीटर, चौड़ाई कितना है 2 मीटर, और ऊंचाई इस वाले को हम लोग लेंगे, ध्यान रखिएगा इस वाले को, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर। ठीक, तो इसको गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8, 15 बटे 120। ठीक, 0.1 अंक के स्थान पे। अब देखिए ये जो 12 उत्तर आया किसमें रहेगा, यहाँ पे देखिए आयतन हम लोग निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, घन मीटर या मीटर क्यूब में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, घन मीटर।
लेकिन अभी प्रश्न, अभी ये क्या उत्तर अधूरा है, क्योंकि जो उत्तर पूछ रहा है लीटर में पूछ रहा है। अब ये घन मीटर को हम लोग क्या करेंगे, लीटर में बदलेंगे। ये तो 12 घन मीटर इसमें पानी भरा है उस हौज में, ठीक, 12 घन मीटर इस हौज में पानी भरा है, लेकिन इसको हम लोग लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में बदलने के लिए क्या है फार्मूला है, क्योंकि हमको पता है, चूंकि एक घन मीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। एक घन मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। इसलिए 12 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1000 बराबर 12,000 लीटर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। मतलब इस हौज में कितना पानी भरा है, तो 12,000 लीटर। ठीक, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एक बार देख लीजिए। और अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 6 जोड़ने पे 12, 16, 24 और 27 से विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 6 जोड़ने पर, 6 को जोड़ने पर क्या हो जाए, 12, 16 और 24 एवं 27 से विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को बताया गया होगा कि जहां दिया होगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, वहां क्या होता है, हम लोग क्या निकालते हैं इस तरह क्वेश्चन में, तो एलसीएम निकालते हैं। और दूसरा, जहां बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है वहां क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ। तो ये तो आपको पता होगा, यह क्या दिया है, छोटी से छोटी संख्या। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे किसका, क्वेश्चन नंबर 14। तो एलसीएम हम लोग किसका निकालेंगे, तो निकालेंगे क्या, एलसीएम हम लोग 12, 16, 24 और 27। ठीक, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो एलसीएम निकालेंगे इसका। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा जिससे सब में भाग चला जाए। तो यहाँ दीजिए 2 से, देखिए 2 छके 12, 2 अठे 16 और 2 12 24, 27 नहीं जाएगा, इसको नीचे उतार लीजिए ऐसे ही। अब देखिए अभी भी 2 से जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए फिर से, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छके 12, 27 नहीं जाएगा, फिर 2 से जाएगा, इसमें अभी ये हो जाएगा, 3 को नीचे उतार लीजिए, 3 में नहीं जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6 और ये 27। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, फिर 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 3, 1, 3 और 27। अब किससे जाएगा भाग, तो 3 से, 3 एक 3, 1 1, 3 3 9 27। डायरेक्ट 9 से भी गुणा कर सकते, 9 से भाग देंगे इसमें। ठीक, 9 से हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 12 24 27, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छके 12 27, फिर 2 दूना 4, 2 3 6 27, फिर 2 एक 2। ठीक है, फिर 3 से चला जाएगा, फिर 9 से। ठीक है, इस प्रकार जो एलसीएम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 9। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 गुणे 9, 48 में 9 गुणा कर लीजिए, 9 अठे 72, 9 चौको 36, 36 6 42 3 43, 432। जो एलसीएम आ गया हमारा, क्या आ गया, 432। ये क्या है, अभी एलसीएम, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 6 जोड़ने पर
वो इससे विभाजित हो। मतलब इसमें क्या है, ऑलरेडी 6 प्लस है, मतलब इसमें 6 जोड़ा गया है, इसलिए ये विभाजित हो जा रही है, इन संख्याओं से ये विभाजित हो जा रही है। तो जो सही उत्तर होगा, जो हमारा छोटी से छोटी संख्या होगा, छोटी से छोटी संख्या होगा, वो क्या होगा, इसमें 6 ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, इसलिए क्या कर रहा है, वो छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 6 जोड़ने से 12, 16, 24, 27 से विभाजित हो जाए। तो ये 432 ऐसी संख्या है जो 12, 16, 24, 27 से विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब इसमें 6 जोड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, 432 में से 6 माइनस करेंगे, तो जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 426। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 426। अब 426 में 6 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, अब इसमें 6 जोड़ेंगे तो 432 हो जाएगा। अब 432, 12, 16, 24, 27 तीनों से, चारों से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार जो उत्तर हो जाएगा हमारा 426। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 लघुत्तरी का 2/7, 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम व योज्य प्रतिलोम का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2/7 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका पूछ रहा है क्या, 2/7 का, क्वेश्चन नंबर 15 है लघुत्तरी का, 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम व योज्य प्रतिलोम का योगफल। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 2/7 का गुणात्मक क्या, प्रतिलोम, तो गुणात्मक 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत या उल्टा। यहाँ क्या है, गुणात्मक मतलब गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग हो जाएगा, मतलब ये भिन्न पलट जाएगी। जैसे 1 में 2/7 का भाग देंगे तो क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुणा का उल्टा यहाँ बताना है। तो 2/7 का उल्टा हो जाएगा 7/2। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, योज्य प्रतिलोम। फिर हम क्या निकालेंगे, 2/7 का योज्य प्रतिलोम, 2/7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, देखिए योज्य मतलब क्या होता है, धन, योज्य मतलब प्लस, योज्य मतलब क्या होता है प्लस, प्रतिलोम मतलब क्या होता है उल्टा या विपरीत। तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, धन का उल्टा क्या हो जाएगा तो माइनस, माइनस क्या हो जाएगा ये 2/7। अब क्या कह रहा है, अब तो हमको मिल गया ना 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम भी पता चल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, योगफल ज्ञात करना है, मतलब इसका और इसका, अब दोनों का योगफल निकाल दीजिए। तो 7/2 और योगफल माइनस 2/7। ठीक, समझ में आया कि नहीं, दोनों को प्लस करना है, लेकिन साइन क्या है यहाँ पे माइनस है, इसका भी ध्यान रखना हमको। जोड़ दीजिए, यहाँ देखिए भिन्न का हर असमान है। ठीक, इसको पहले लिख देते हैं हम लोग सही तरीके से। ये देखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा क्या 2/7। अब यहाँ 2 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14, 2 से भाग देंगे 7 बार में जाएगा, 7 7 49, 49 और 7 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा तो 7 दूना 14, इसलिए 2 दूना 4। ठीक, समझ में आया कि नहीं, 2 और 7 का एलसीएम लिया 14 आ गया। जब इसको सरल करेंगे, इसको समान करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 और 7 का, 14 आएगा, 2 से 14 में भाग देंगे 7 और 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 और फिर इसी प्रकार 7 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 से 2 4, 49 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा तो 45/14, तो कट जाएगा क्या, नहीं तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा आंसर। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 16, अब जो लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 16 है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या कर रहा है, सर्वांग समता की चारों कसौटियों को चित्र की सहायता से बताइए। अब देखिए, अभी हम लोग इसके पहले एक क्वेश्चन किए थे समरूपता। समरूपता का मतलब क्या होता था, जिसमें दो त्रिभुज का समरूपता का मतलब क्या था, जो दो त्रिभुज आपस में मतलब समान दिखाई दें, बराबर न हो लेकिन देखने में समान लगे, उसको हम लोग समरूपता। लेकिन सर्वांग समता में क्या होता है, सर्वांग जब त्रिभुज सर्वांग क्या कर रहा है, सर्वांग समता की चारों कसौटियों को चित्र की सहायता से बताइए। सर्वांग समता में क्या होता है, सर्वांग समता में जब दो त्रिभुजों का सर्वांग समता हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उनमें सभी भुजाएं, मतलब अगर दो त्रिभुज हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर। सर्वांग समता, तो त्रिभुज का जो सर्वांग समता होता है तो इसमें क्या होता है, दो त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं, इसमें मान लीजिए ये हो गया हमारा त्रिभुज ये हो गया बी, ए बी सी त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो गया, पी क्यू और आर। ठीक, तो समरूपता में क्या था, दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम, या सर्वांगसमता बता रहा है, तो सर्वांगसम तभी होगा या तो इनकी तीनों भुजाएं अब आपस में बराबर हो, ठीक है, दोनों त्रिभुज की भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, तब त्रिभुज सर्वांगसम होगा, या दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, मान लीजिए वाली भुजा और ये दो कोण बराबर हो, तब सर्वांगसम होगा, या तो एक कोण मान लीजिए, एक कोण और दो भुजा बराबर हो, कोई भी दो भुजा मान लीजिए इसको बराबर है इसके और इसका बराबर है इसके, तब क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। या तो जो चौथा नियम होता है, या समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, जब समकोण त्रिभुज में भुजा दो भुजा बराबर हो और एक कोण तो ऐसे ही बराबर हो जाएगा ना, समकोण त्रिभुज है तब बराबर होगा। तो इस तरह के त्रिभुज हम लोग देखते हैं। पहला नियम क्या है, भुजा भुजा भुजा, इसको साइड 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 भी बोलते हैं। सर्वांग समता का जो पहला नियम है उसमें भुजा भुजा भुजा, ठीक, मतलब इस दोनों त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ए बी बराबर किसके होगा, पी क्यू के, देखिएगा बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के। इसी प्रकार बी सी बराबर है किसके, बी सी बराबर है क्यू आर के, ठीक। इसी प्रकार ए सी बराबर है किसके, ए सी बराबर है पी आर के, ठीक। मतलब इन दोनों त्रिभुजों में अगर जो इनका सम्मुख भुजा है बराबर रहेगा तो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इसी को हम लोग पहला नियम क्या कहते हैं, भुजा भुजा भुजा। अब आइए दूसरे नियम पे हम लोग देखते हैं, दूसरा नियम क्या है इसका, ये पहला नियम हो गया, फिर से बना दिया था इसका, सबका अलग अलग चित्र द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया आपका ए बी सी और ये त्रिभुज हो गया हमारा पी क्यू आर, ठीक। और इसमें क्या है, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के। मतलब भुजा भुजा भुजा, मतलब तीनों दोनों त्रिभुजों के सम्मुख भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अब दूसरा नियम क्या है इसका, सर्वांगसमता का जो दूसरा नियम है, भुजा कोण भुजा कोण भुजा, ठीक, भुजा कोण भुजा,
उसी प्रकार फिर दो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो गया, तो सही से आप लोग बना लीजिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है, दो भुजा आपस में बराबर हो, या तो मान लीजिए ए बी बराबर किसके हो, पी क्यू के, और ए सी बराबर किसके हो, पी आर के। कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ए बी बराबर किसके है, दूसरे त्रिभुज के पी क्यू के, और ए सी बराबर है किसके, पी आर के, और इनके बीच का कोण बराबर हो। ठीक है, दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो, मतलब कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के। ठीक है, और भुजा में क्या है, ए बी बराबर है भुजा पी क्यू, और ए सी भुजा बराबर है किसके, पी आर के। तब ये क्या होगा, ये भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब ठीक, अब तीसरा नियम हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नियम में क्या कहता है, जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज है, कोई भी दो त्रिभुज है, मान लीजिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी सी, ये त्रिभुज हो गया हमारा पी क्यू आर। ठीक, अब जो तीसरा नियम कहता हमारा, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण के द्वारा सर्वांगसम, कोण भुजा कोण। ठीक, मतलब दो त्रिभुजों में अगर सम्मुख कोण बराबर हो, सम्मुख कोण समझ रहे हैं ना, मतलब कोण बी बराबर है कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। ठीक, और उनके मध्य का जो एक कोई भुजा बराबर हो, कोई भी भुजा अगर बराबर हो, जैसे बीसी बराबर है क्यू आर के मान लीजिए, तो ये क्या होगा, ये भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण भुजा कोण, मतलब एक भुजा और दो सम्मुख कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हो। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोण बी बराबर है इस त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू के। ठीक, और कोण सी बराबर है किसके, कोण आर के, और भुजा बीसी बराबर है किसके, क्यू आर के। ठीक है, तो ये हमारा कोण भुजा कोण द्वारा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम का मतलब क्या, सर्वांग सम, मतलब जिसका पूरा अंग समान हो, मतलब इन त्रिभुज में जिसका पूरा अंग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है सब बराबर होना चाहिए। अब जब चौथा, ये तो हो गया तीसरा। अब चौथा नियम, चौथा नियम होता है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज सर्वांगसम में। चौथा त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज सर्वांगसम में, त्रिभुज सर्वांगसम में। ठीक है, समकोण त्रिभुज सर्वांगसम में। समकोण त्रिभुज सर्वांगसमता। ठीक है, अब इसमें समकोण त्रिभुज आप लोग देखे होंगे क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। नाइन्टी डिग्री हो, ठीक, 90 अंश, ये भी क्या हो 90 डिग्री का। मान लीजिए त्रिभुज हो गया ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, और ये समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया, पी क्यू आर। ठीक है, तो जब चौथा नियम होता है हमारा समकोण त्रिभुज सर्वांगसमता में, तो यहां देख सकते हैं क्या कि जब समकोण त्रिभुज सर्वांगसमता में कर्ण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसी को कर्ण, जब कर्ण बराबर हो, दोनों त्रिभुजों में कर्ण बराबर हो, और कोई एक भुजा, इसको भी ले सकते हैं हम लोग या इसको ले सकते हैं, कोई एक भुजा बराबर हो, तो हम इसी को ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज सर्वांगसमता में क्या होता है, समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर हो आपस में, मतलब एसी, एसी बराबर किसके है, पी आर, ये क्या है, कर्ण है, दोनों त्रिभुजों का कर्ण है ना, एसी एबीसी त्रिभुज का कर्ण है, और पी क्यू आर का कर्ण क्या है, पी आर, दोनों आपस में बराबर हो। कोई एक भुजा, कोई भी ले सकते हैं, इसी को ले लीजिए, बीसी, बीसी बराबर है क्यू आर के, क्यू आर भुजा के। ठीक है, तो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा, क्यों,
क्योंकि यहां देख सकते हैं कोण बी ऑलरेडी बराबर है कोण क्यू के, है ना। कोण बी ऑलरेडी बराबर है कोण क्यू के, कैसे 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। एक तरह से देखा जाए तो एक कौन सा नियम है, भुजा कोण भुजा। नहीं, ऐसे भी देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में चौथा नियम हम लोग क्या पढ़ते हैं त्रिभुज सर्वांगसमता का, जब दो समकोण त्रिभुजों में उनका कोण आपस में बराबर हो और कोई एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक, यही चारों नियम लिखना था आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 18 और सॉरी 17 हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है। ठीक है, पिता का आयु अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, अब यहां देखिए पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 7 गुना, तो यहां पर हमको कुछ नहीं पता है तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, मानेंगे क्या, माना पुत्र की आयु। ठीक है, माना पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक, x वर्ष है। क्यों x वर्ष माने हम पुत्र की, क्योंकि यहाँ लिखा है पिता का जो आयु है पुत्र के 7 गुना है, इसलिए यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, पिता का आयु पता चल जाएगा। पिता का आयु ये कितना हो जाएगा, 7x वर्ष। ठीक, वर्ष में होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है दूसरा कंडीशन, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के कितना हो जाता है, 4 गुना बाद, 4 गुना हो जाता है। तो सर्वप्रथम तो हम निकालेंगे 5 वर्ष, अभी तो ये क्या था, ये पहले का था, अब 5 वर्ष बाद लिखेंगे क्या, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। देखिए अभी क्या है, x है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा ना। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पिता की आयु, कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद पिता की आयु अभी 7x है तो 7x में 5 जोड़ देंगे हम लोग। ठीक, वर्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका। अब क्या कह रहा है दूसरा कंडीशन, क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता की आयु कितना हो जा रहा है, 7x + 5। ठीक, पिता की आयु पुत्र की आयु के, पुत्र का आयु क्या है, तो x + 5 है ना, अभी हम लोग लिखे हैं 5 वर्ष बाद x + 5 है। अब क्या कर रहा है, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 4 गुना है, मतलब ये 4 गुना है, मतलब इसमें अगर 4 से गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना। अब देखिए जो पिता की आयु है इसके पुत्र की आयु के 4 गुना है, तो 4 से पुत्र की आयु में गुणा कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। सरल कर लीजिए, ये हो जाएगा 7x + 5 बराबर, ये हो जाएगा 4x + 20। ठीक, अब देखिए 7x है, 4x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 7x में से 4x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3x बच जाएगा ना, 7 में से 4 जाएगा 3x। अब ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर 20 है प्लस 20 है, उधर जाएगा 5 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 15 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 5 बार। अब यहां देखिए, अब वर्तमान आयु पूछ रहा है, अब x किसका माने थे, x माने थे पुत्र की आयु। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 5 वर्ष हो जाएगा, किसका हो जाएगा, पुत्र की आयु। अब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 7x है ना, 7 × 5, 7 बचे 35 वर्ष। ठीक, तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, पुत्र की आयु हो जाएगा 5 वर्ष और पिता की आयु हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक, अब आइए इसी क्रम में हम लोग आज का जो इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 30 मीटर लंबी है, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है तो शेष मैदान, अच्छा अंदर
और शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, फिगर बना लेंगे। ये क्या है, वर्गाकार। ठीक, वर्गाकार वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, आपस में बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, वही क्या होगा, वर्गाकार होगा। मतलब अगर ये x मीटर है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, सब बराबर होना चाहिए, वर्गाकार का मतलब। अब क्या कर रहा है, वर्गाकार मैदान की एक भुजा 30 मीटर लंबी है। मान लीजिए ये वाला भुजा क्या है, कोई भी एक भुजा 30 मीटर लंबी है, मतलब ये भी 30 मीटर हो जाएगी ना, ये भी 30 मीटर हो जाएगी और ये भी 30 मीटर हो जाएगा, सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या कर रहा है, अंदर की तरफ 2 मीटर मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है। अब अंदर की ओर मतलब ठीक, अब इसकी जो अंदर की ओर मतलब 2 मीटर इधर से छोड़ा गया है, 2 मीटर, ठीक, 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से कम कर दिया गया है, ठीक है, छोड़ दिया गया है। तो शेष मतलब ये जो बचा हुआ मैदान है, इसी का क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हैं, क्या किया जाएगा। तो एक मिनट में क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 30 मीटर लंबी, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है। ठीक है, 2 मीटर अंदर की ओर, अंदर चारों ओर 2 मीटर रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2 मीटर ये छोड़ा गया है, तो शेष मैदान मतलब ये अंदर का ही निकालना है, ये तो बहुत ईजी है। अब देखिए ये पूरी लंबाई वर्गाकार मैदान की कितनी है, लंबाई चौड़ाई जो भी है, तो ये 30 मीटर है ना, 30 मीटर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये 2 मीटर अंदर चला गया, ठीक, 2 मीटर इधर से भी अंदर हो गया, तो 30 में से जो लंबाई होगा क्या हो जाएगा, जो शेष मैदान बच रहा है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 30 माइनस क्या हो जाएगा, इधर से भी 2 कम है, इधर से भी 2 कम है, ठीक, इसी प्रकार इधर से भी 2 कम है और इधर से भी 2 कम है, तो 2 कितना हो गया, -4 होगा ना। इधर से देख लीजिए, अगर मान लीजिए इधर से आप लोग लेते हैं, पूरा लंबाई 30 है, अब इधर से ये 2 मीटर कम है ना, 2 मीटर इधर से कम है, 2 मीटर इधर से, तो 4 मीटर कम हो गया, तो 30 - 4 कितना हो गया, 26। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई सब क्या होता है, वर्ग का बराबर होता है, वर्गाकार मैदान है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, क्या होता है, भुजा का वर्ग, यही होता है ना। तो भुजा का वर्ग तो क्या हो जाएगा, भुजा क्या है हमारा 26, तो 26 इंटू 26 गुणा कर लीजिए, रास्ते का तो पूछ नहीं रहा ना, छोड़ा गया, तो शेष मैदान, ठीक है, तो शेष मैदान यही है हमारा भाई, पूरा मैदान है 30 मीटर लंबा चौड़ा जो भी है वर्गाकार मैदान, अब 2-2 मीटर अंदर की तरफ रास्ता छोड़ा गया है, मतलब इससे अंदर, तो 2-2 मतलब 4 मीटर एक कम हो गया, तो हमारा जो भुजा हो गया, एक भुजा हो गया 26, तो दूसरा क्या हो गया 26 इंटू 26, और 26 में 26 का गुणा कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 6 - 36, 6 दूना 12, 3 15, 2 6 36, 6 दूना 12, 3 15, 2 6 12, 2 6 12, 2 दूना 4 1 5 6 7, क्या हो जाएगा 676 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, इसलिए किस में आएगा, वर्ग मीटर में। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए ये पूछ रहा है शेष मैदान का, तो जैसे मान लीजिए पूरा 30 मीटर लंबा का वो है, ये वर्गाकार मैदान है, और अंदर की तरफ ये रास्ता मान लीजिए 2-2 मीटर का, इस रास्ते को हम लोग निकाल देंगे ना, इसको माइनस कर देंगे तो बचा यही, इसी भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये 676 वर्ग मीटर। और आशा करते हैं आज का जो क्लास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इसको आप लोग सभी अपने सभी साथियों दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे
सभी लोग अपना क्वेश्चन, जो आज का पेपर हुआ था गणित का सेकेंड सेमेस्टर का, सभी लोग अपना क्वेश्चन मिला सकें और आगे की तैयारी कर सकें परीक्षा की। और आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, मैं इस विजेता ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म से हम लोग यूपी टेट के भी क्लासेस चला रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग विजेता ग्लोबल स्टडीज से जुड़िए। धन्यवाद।